हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो सीरीज़ में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने भारत का उद्योग पढ़ा था और इस वीडियो में हम भारत का परिवहन व्यवस्था देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा चुके हैं वो हम आपके साथ इसमें शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस लुसेंट बुक को कवर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मैंने किस तरह से पढ़ा वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उसको हमने हाईलाइट कर रखा है और जो कुछ इधर-उधर की चीज़ें हैं उसको ऐसे रखा गया है। तो ये 2 चैप्टर जो है थोड़ा-सा अटपटा आपको लगेगा ज्योग्राफी में पढ़ने में, एक परिवहन और दूसरा उद्योग। लेकिन मैंने किसी तरह इसको करवाने का प्रयास किया है, इसको आपको बार-बार देखना है। तो शुरू करते हैं भारत में परिवहन। तो परिवहन के बारे में जो सबसे पहला ही पॉइंट आता है, तो परिवहन जो है किस विषय मतलब किस क्षेत्र का विषय है। अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे आपका मत्स्य पालन, कृषि करना, पशुचारण, वानिकी, ये सभी प्राथमिक सेक्टर में आता है। सेकेंड सेक्टर जो होता है इसको विनिर्माण सेक्टर कहा जाता है, जिसमें उद्योग को भी शामिल किया जाता है। जबकि परिवहन जो है ये सेवा सेक्टर का हिस्सा है, तो इसको कहेंगे तृतीयक सेक्टर है। तो भारत में परिवहन, तो परिवहन किस सेक्टर का विषय है? तीसरा सेक्टर का। अब शुरू करते हैं सड़क परिवहन से। भारत का लगभग 58.98 लाख मतलब कि 58,98,000 किलोमीटर का जो सड़क है नेटवर्क, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो भारत जो है सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें शामिल हैं। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसका निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की होती है, लेकिन इसका नियंत्रण जो होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण किया जाता है, ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका नियंत्रण और निगरानी रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यह संपूर्ण देश की सड़क की कुल लंबाई का मात्र 2% है, यानी कि NH जो है ये हमारे देश में मात्र 2% कुल सड़क का है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराता है। और याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई आंध्र प्रदेश में है। 1 नंबर पे यूपी आ जाएगा, जबकि राज्य में रहेगा तो आंध्र प्रदेश, ये राज्य राजमार्ग होता है जो। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है। इस समय जो देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है। दरअसल देखिए NH7 और NH44 दोनों सेम है, लेकिन जो NH44 हो गया ना, इसका नाम बदल के NH44 किया गया। इससे पहले जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था ये था NH7। इस हाईवे का पुराना नाम जो है NH7 था, लेकिन वही NH7 जो है वर्तमान में NH44 हो गया। और यह राजमार्ग जो है भारत के उत्तर में श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक जोड़ता है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग श्रीनगर यानी उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण क्रम में आएंगे तो आप पाएंगे 1 नंबर पे आपका श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक प्रवेश करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि ये जो GT रोड के बारे में पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, पूछा जाता है कि कौन सा राजमार्ग को GT रोड भी कहा जाता है। तो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1 और NH2 है इसको सम्मिलित रूप से GT रोड कहा जाता है। अब देखिए जीरो माइलस्टोन क्या होता है कि जीरो माइलस्टोन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। इसका प्रयोग जो है ना सभी दूरी को मापने के लिए किया जाता है जीरो माइलस्टोन का। तो जीरो माइलस्टोन कहाँ है? ये नागपुर में। अब यहाँ पे देखिए भारत के सर्वाधिक 10 लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 1 नंबर पे जो आता है वो आपका NH44 जो 3,745 किलोमीटर है श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH27, अब आपके मन में आएगा ये NH27 हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब वर्ष 2019 तो हो गया, सॉरी 19 का, तो कोरोना काल के बाद जब पहली बार NTPC का एग्ज़ाम लिया गया था यानी कि मेंस का,
उस टाइम हमसे ये पूछा गया था कि NH27 का जो लेंथ पूछ लिया था कितना है, तो NH27 जो है ये 3507 किलो, मतलब ऐसे पूछा था कि मतलब दूसरा जो लॉन्गेस्ट रोड है NH है वो कौन सा है, तो NH27 है जिसकी लंबाई 3507 है। ये पूछा नहीं गया था कि मतलब लंबाई नहीं पूछ करके, ऐसा पूछा गया था कि दूसरा सबसे लंबा कौन है, NH27 है जो कि पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक फैला हुआ है। उसके बाद 3 नंबर पे NH48 दिल्ली से चेन्नई, 4 नंबर पे है NH55 52 हो जाएगा जो 2317 है संगरूर से अंगोला के बीच। ऊपर के आप 3-4 को ही याद रखेंगे, ठीक है। NH44 कहाँ से है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। दूसरा NH27 याद रखेंगे पोरबंदर से सिलचर। तीसरा रखेंगे NH48 दिल्ली से चेन्नई के बीच है, और NH52 याद रखेंगे संगरूर से अंगोला। तो आप चाहें तो इसको अगर और याद करना है तो वीडियो को पॉज करके इसे देख लें, लेकिन मेरे हिसाब से अब इधर इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं। अब देखते हैं NH44, ये पहले जो है NH1A और 7 एक ही था। NH44 जो है इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। NH44 जो है ये जवाहर सुरंग में स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर है पंजाब के से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रा में बनिहाल व काजीगुंड बीच जवाहर सुरंग स्थित है। और याद रखेंगे कि ये जो जवाहर सुरंग है अब इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है, चेनानी नासरी सुरंग। ये भी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेट करके कि इसकी लंबाई कितनी है। तो चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर है जो कि NH44 में स्थित है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी को जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा केबल सेतु है ये गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया। भारत का सबसे लंबा केबल पुल किस राज्य में है, गुजरात में। गुजरात के भरूच जिला में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद और मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत का सबसे लंबा केबल सेतु जो है ये कौन से राजमार्ग पे है, तो NH8 पे बनाया गया है, और ये नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में बनाया गया। भारत का सबसे छोटा NH जो है NH118 एंड NH5 और 8, यानी कि NH118 और NH548 जो है ये सबसे छोटा NH है भारत का। NH118 जो है ये झारखंड में है, जबकि NH548 जो है महाराष्ट्र में है, और इसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। अब ये वाला प्रश्न, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इतना ही याद रख लेंगे कि NH15 जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है, जिसमें पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समाखियाली प्रसिद्ध है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और आई थिंक हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ ये बिहार सब इंस्पेक्टर में ही पूछा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो ये राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला योजना है, और ये 5846 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा गया है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूरा पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है कि पूर्वी पश्चिम गलियारा का क्षेत्र ऐसे पूछा गया था किसको किससे जोड़ता है, तो पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और ये जो
और इसकी लेंथ कितनी है, 7,522 किलोमीटर में है। अब देखिए, एक है भारतमाला परियोजना, एक सागरमाला। भारतमाला परियोजना का संबंध जो है ये है सड़क, मतलब कह सकते हैं कि सड़क परिवहन से या राजमार्ग से। एक है सागरमाला का संबंध है बंदरगाह के विकास से। ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। सागरमाला के बारे में पूछा गया था, आई थिंक 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था सागरमाला परियोजना के बारे में। तो भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क से, जबकि सागरमाला परियोजना का जो संबंध है वो है बंदरगाह के विकास से। तो ये भारतमाला परियोजना की घोषणा जो है ये 25 अक्टूबर 2017 को नितिन गडकरी के द्वारा किया गया और इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार करना, नए आर्थिक गलियारे का विकास करना और अंतर गलियारा और फीडर मार्गों का विकास करना, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास एवं नए एक्सप्रेस के निर्माण से संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना में आप 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बस याद रखना है कि इसका संबंध किससे है, तो ये है राजमार्ग से संबंधित है या सड़क परिवहन से संबंधित है। और भारतमाला परियोजना 25 अक्टूबर 2017 को शुरुआत की गई। अब सेतु भारतम परियोजना, इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB यानी RUB बनाने की है। अब देखिए, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस योजना के तहत उत्तराखंड के जो 4 प्रसिद्ध धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। 4 धाम परियोजना किस राज्य से संबंधित कह सकते हैं, किस राज्य को हित में ध्यान में रखते हुए किया गया है, तो उत्तराखंड के 4 जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, इसको सुगम बनाने के लिए है। और 4 धाम महामार्ग के तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। अब राज्य राजमार्ग देखते हैं। अब राज्य राजमार्ग का रख रखाव और निर्माण करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। वर्तमान में देखा जाए तो राज्य की राजमार्ग की लंबाई जो है 1,76,818 किलोमीटर है। राज्यों में जो सड़क मार्ग की लंबाई में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, जबकि NH में पूछ लिया जाए, अगर पहले पूछा जाए तो यूपी हो जाएगा। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी, यानी कि ये जो सड़क बन रहा है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सड़क बनाया जाए, इसके लिए BOT नीति अपना रही है सरकार। BOT का मतलब होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। और याद होगा कि ये जो भारत में जिस समय शुरू किया गया था मेट्रो, ये भी BOT प्रणाली पे ही आधारित था, बनाओ, चलाओ और ट्रांसफ़र करो। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़क से होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका याद रखेंगे कि ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया और ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? लेह और श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई जो है 3,450 मीटर है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया। 2006 में जो है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया, NH 1D घोषित किया गया। किसको? ये श्रीनगर लेह मार्ग को। अब यहाँ पे देखिए भारत का सड़क जाल जो 2022 के अनुसार आया है, तो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH है वो 1,36,440 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग के कुल लंबाई का मात्र 2% है। जबकि राज्य की राजमार्ग का जो योगदान है 1,76,818 है, जो कि 3% है। और अन्य सड़कें कितना है? 59,02। इसको थोड़ा, और जो अन्य सड़क है ये देखेंगे कि ये है 59,02,539 और इसका योगदान है 95%। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो प्रश्न देख रहे हैं आप,
ये पूछा गया था बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस के एग्ज़ाम में। कब? ये जो 2213 पोस्ट के लिए जो हुआ था 24 अप्रैल को, उसमें पूछा गया था। बीआरओ सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। अगर ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हो गया, तो अब कभी भी अगर प्रश्न आएगा ना, तो इससे पूछा जाएगा कि जो बॉर्डर एरिया होता है, बॉर्डर एरिया में जो सड़क बनवाने का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बीआरओ के द्वारा किया जाता है। तो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर के मार्च 2001 ईस्वी तक सीमा सड़क संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर के 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि एशिया का जो सबसे बड़ा रोपवे है यानी कि रज्जू मार्ग है, ये गढ़वाल में जोशीमठ और औली को जोड़ता है और इसकी लंबाई 500 मीटर है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो रज्जू मार्ग या रोपवे है ये कहाँ है? गढ़वाल में जोशीमठ और औली को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई जो है 500 मीटर है। अब यहाँ पे एक दर्रा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उमलिंगला दर्रा कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का जो रिकॉर्ड था पहले बोलीविया का था और बोलीविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। और यहाँ उतुरंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। तो अब याद सिर्फ ये रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? भारत के पास। ये कहाँ बनाया गया है? लद्दाख के उमलिंगला दर्रा में। अब हम देखते हैं रेल परिवहन। भारतीय रेल जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है और भारत का जो सड़क परिवहन है ये भी दूसरा है विश्व में, लेकिन रेल परिवहन जो है एशिया का दूसरा है भारत। तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 पे कौन आता है? 1 नंबर पे अमेरिका, 2 नंबर पे चीन, 3 नंबर पे रूस। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। याद रखेंगे कि भारतीय रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का ये जो दूरी तय किया गया था मुंबई से थाने के बीच। और मुंबई में उस रेलवे स्टेशन का नाम था बोरोबंदर, ठीक है। और फिर एक प्रश्न और याद रखेंगे कि ये जो ट्रेन चलाई गई थी इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी और दिन था शनिवार के दिन चलाया गया था ये ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाई गई। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये बनता है कि विश्व में जो सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 1825 में। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। अब देखिए यहाँ पे रेलवे में जो है ना 3 प्रकार की पटरियाँ होती है, जैसे कि बड़ी लाइन, जिसको कि बड़ी लाइन या उसको ब्रॉड गेज कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 1.676 मीटर और मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर होती है, जबकि नैरो गेज का जो होता है 0.610 मीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखेंगे, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा देते हैं। ये रेल बजट के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था 2000 ये जो क्या कहते हैं मेंस में, वही 2213 दरोगा का मेंस में यहाँ से प्रश्न उठा करके पूछ लिया गया था। तो इसको हम अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं कि भारतीय रेल बोर्ड की जो स्थापना की गई 1905 में, लेकिन भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1950 में। अब देखिए रेल बजट को 1924-25 के बजट के बाद जो है ना एटवर्थ समिति की अनुशंसा पर इसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेल बजट को किस
किस समिति की अनुशंसा पर अलग किया गया था? तो एटवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को 1924-25 में अलग कर दिया और भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1950 में। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि 2016 में, तो देखिए दरअसल 2016 में घोषणा किया गया था कि रेल बजट को सामान्य बजट के साथ मिला दिया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। प्रश्न जब भी पूछा जाए कि रेल बजट को साधारण बजट से या सामान्य बजट से कब अलग किया गया, जोड़ा गया, एक साथ पेश किया गया, तो वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। और यह जो किया गया था, ये था विवेक देवराय समिति और किशोर देसाई समिति। यहाँ पे हमने लिखा है, थोड़ा मिट गया है, इसे ध्यान रखेंगे कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया एटवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1924-25 में। रेल बजट को सामान्य बजट के साथ मर्ज करके पेश किया गया 2017 में विवेक देवराय समिति और किशोर देसाई समिति की अनुशंसा पर। बस इतना इम्पोर्टेंट था, वो हमने बता दिया। और भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड पर है। रेल को 18 मंडल, पहले 17 जोन ही था लेकिन अब 18 जोन हो गया, और उससे भी पहले 9 जोन था और 73 डिवीजन में बांटा गया। प्रत्येक मंडल का प्रधान जो होता है महाप्रबंधक होता है। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था, आपको यकीन नहीं आएगा कि इस 1-2 पेज से बिहार सब इंस्पेक्टर में इतना भर भर के प्रश्न पूछा गया था। ये रेल मंडल से भी एक प्रश्न पूछा गया था किसी का, मुझे अभी पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है कि एक जो है रेलवे बोर्ड का मुख्यालय से रिलेटेड पूछ लिया था ये क्वेश्चन। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, उसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST में है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। इसको आप चाहे तो डायग्राम बना करके अगर याद करना चाहें तो आपको ज़्यादा मतलब कि सहूलियत होगी याद करने में। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ यहाँ आपको समझाने का। देखिए, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में और दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है चेन्नई में। अब पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है, जबकि पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई CST में है। ठीक है। अब दक्षिणी रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, पश्चिम तटीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट है। फिर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर है। कलकत्ता मेट्रो रेल का मुख्यालय कलकत्ता और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम। और ये प्रश्न अब जब भी आएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नवीनतम जो रेलवे मंडल यही है, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम। ये किससे बना है? ये सिकंदराबाद से टूट करके बना है। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे है, ये दक्षिण मध्य रेलवे के टूटने से ही दक्षिण तटीय रेलवे बना है जो कि विशाखापत्तनम में है। तो ये जो सिकंदराबाद का जो 3 डिवीज़न था उसको तोड़ करके दे दिया गया किसको? अब दे दिया गया है विशाखापत्तनम को। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिणी मध्य रेलवे हमने बताया आपको सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे के 3 डिवीज़न गुंटूर और विजयवाड़ा शामिल किया गया। अब इसके बाद सिकंदराबाद में जो दक्षिण मध्य रेलवे है, अब यह इसमें केवल 3 डिवीज़न बच गए हैं। इसमें अब सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीज़न बच गया है।
देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से चल करके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है और इसकी लंबाई कितना 4286 किलोमीटर। तो देखिए, देश का वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, अभी भी विवेक एक्सप्रेस ही है और यह जो है 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। और इससे पहले जो था हिमसागर एक्सप्रेस था, जो कि जम्मू के तवी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती थी। उसका लंबाई कितना था 3726 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि गतिमान एक्सप्रेस, हालांकि अब ये सब इम्पोर्टेंट बनता नहीं है क्योंकि अभी सबको तोड़ने के लिए बहुत सारे ट्रेन आ गई है। तो गतिमान एक्सप्रेस बस याद रखेंगे कि ये वर्ष 2016 में चलाई गई और पहली बार ऐसी रेलगाड़ी है जो कि जैसे कि एयर होस्टेस के तर्ज पे यहाँ पे जो है ट्रेन होस्टेस की तैनाती की गई। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है एक प्रश्न में कि गतिमान एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई। गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। ये पहले था, अब नहीं है। अब जब भी पूछा जाए तो सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है वंदे भारत है, सीधे याद रखेंगे। और गतिमान एक्सप्रेस बस इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि पहली बार जो है मतलब यहाँ एयर होस्टेस की तर्ज पर ट्रेन होस्टेस की तैयारी की गई थी, इसीलिए सबसे पहले तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी जो है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। मतलब पहले था भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, उसके बाद आया गतिमान एक्सप्रेस, फिर उसके बाद ट्रेन 18 कहिए या वंदे भारत। ठीक है, जैसे वंदे भारत जो नाम दिया गया, इसका पहले नाम क्या था, ट्रेन 18, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया था। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। और भारत 2022 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई जो है 67,956 किलोमीटर है और मार्च 2020 के अंत तक भारत के कुल रेल मार्ग के लगभग 57.87% जो है विद्युतीकृत हो चुका है। परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का लगभग जो है 68% विद्युतीकृत हो चुका है, यानी कि 67.97%। भारत में पहली बार जो विद्युत ट्रेन चली थी बॉम्बे विटी से कुर्ला हार्बर के बीच 1925 में 3 फरवरी को। और लेकिन विश्व में जो पहली बार ट्रेन चली थी वो कब चली, 1825 में चला था। ये हमने आपको दिखाया कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली। और वहीं 1925 में क्या हुआ कि भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन चलाई गई। बिजली से चलने वाली पहली जो सवारी गाड़ी है वो डेक्कन क्वीन थी, जो 1 जून 1930 को चली मुंबई से पुणे के बीच। बिजली से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, जो कि 1 जून 1930 को चली मुंबई और पुणे के बीच। वर्तमान में कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो है उसका नाम है फेरी क्वीन। वर्तमान में सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन है। आपको हमने पहले की वीडियो में बताया था कि जो थॉमसन है देश का सबसे पहला जो इंजन था वो थॉमसन था, जो कि आईआईटी रुड़की में सुरक्षित रखा गया है। अब 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। बस इसके बारे में याद रखेंगे कि ये पहला ऐसा ट्रेन है जिसमें वाईफाई सुविधा दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए याद रखेंगे। कब शुरू किया गया, 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच पहली बार राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई और इसी राजधानी एक्सप्रेस में पहली बार वाईफाई सुविधा दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली कुछ ट्रेन हैं, जैसे समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो है लाहौर अटारी के मध्य, थार एक्सप्रेस जो है मुनाबाओ और खोखरापारा के मध्य चलती है। और एक मिताली एक्सप्रेस भी याद रखेंगे भारत ने दिया था। आई थिंक मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच दिया गया था, सॉरी मैत्री है, भारत मैत्री है ना, तो ये मैत्री जैसे मित्रता, तो आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पाकिस्तान के साथ ही है। और एक मिताली एक्सप्रेस जो है ये भारत बांग्लादेश के मध्य है। अगर आप लोग क्लियर हैं तो एक बार बता देंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा भी माइंड से निकल गया ये प्रश्न।
अब देखिए मैत्री ठीक है, मैत्री जो है भारत और ढाका के बीच, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच है, और मिताली जो दिया गया था वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही है। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितरपुर ढाका के बीच चलाई गई, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये मैत्री एक्सप्रेस है। और ये प्रश्न पूछा गया है अभी तक कई बार एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जाम में, जब उसका क्वेश्चन बैंक आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई। 1 अगस्त 1994, 1 अगस्त 1994 से जो है रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। अब ये देखिए कोंकण रेलवे के बारे में पूछा जाता है कि कोंकण रेलवे से कौन सा राज्य लाभान्वित है। तो कोंकण रेलवे जो है ये पश्चिम तटीय राज्यों पे चलती है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बस इतना याद रखना आपको, कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और ये महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मझगांव डॉक तक चलती है। इस ट्रैक की लंबाई जो है ये 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है। अब देखिए कलकत्ता मेट्रो रेल, अब यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता नहीं, लेकिन आप याद रखेंगे कि मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ कब कब की गई। तो भारत में जो पहला जो चला गया था, यानी कि मेट्रो लाया गया, वो कलकत्ता में चला, 1972 में लाया गया। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 24 अक्टूबर 1984 को हुई। अब दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जो है ये जापान और कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई। तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब की गई, 25 दिसंबर 2002 को। और दिल्ली मेट्रो जो है जापान और कोरिया की कंपनी ने मिल करके बनाया है। अब बात करते हैं बंगलुरु मेट्रो के बारे में। तो बंगलुरु मेट्रो की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई। बंगलुरु मेट्रो कब, 2011 में शुरू किया गया। इसका अन्य नाम क्या दिया गया, नम्मा मेट्रो। और इसमें भी जापान से सहयोग लिया जा रहा है। मुंबई मेट्रो रेल, तो मुंबई मेट्रो रेल जो है ये सबसे नवीनतम कह सकते हैं। ये 2014 में प्रारंभ किया गया 8 जून को। तो मुंबई में मोनो रेल, स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सबसे पहले मुंबई में संचालित की गई। यहाँ इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो थे पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना जो है 19.17 किलोमीटर है मुंबई मोनो रेल का। और यह शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। और इस संबंध में जापान का जो ओसाका मोनो रेलवे कॉरिडोर है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अब देखिए अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब देखिए कि जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पूना और पटना जैसे शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। अब तो ये बनना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे विश्व की पहली जो मेट्रो चली थी कब चली। तो विश्व की जो पहली मेट्रो रेल चली थी लंदन में। लंदन का शहर का नाम है पेडिंगटन से फेरिंगटन के बीच। यहाँ पे ईस्वी गलत दिया था, आई थिंक यहाँ पे 1963 दिया था, जो गलत होगा ये हो जाएगा 1863। विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में चली थी 10 मई 1863 को। और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई जो है 402 किलोमीटर है। चीन का जो शंघाई मेट्रो है ये विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। अब रेल इंजन निर्माण के कारखाने हम देखते हैं कि रेल इंजन निर्माण के कारखाने जो है चितरंजन जो कि वेस्ट बंगाल में है, वाराणसी यानी यूपी में, और भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सवारी डिब्बे का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता, बेंगलुरु में किया जाता है। ICF के नाम से जो प्रसिद्ध है वो पेरम्बूर में भी है और कपूरथला भी। उसके बाद देखिए रेल इंजन बनाने का जो नया कारखाना बना है मधेपुरा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजन है, और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन जो बनाया था WAG 12 वो मधेपुरा में ही बना था। एवं मढ़ौरा जो है डीजल इंजन के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में है। और पहिया बनाने का जो कारखाना है कि रेल व्हील फैक्ट्री जो है ये बिहार के छपरा में भी है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है।
भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा यानी कि गुजरात में स्थापित किया गया। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरा से युक्त पहली रेलगाड़ी है। तो पहली रेलगाड़ी जो कि सीसीटीवी कैमरा से युक्त है उसका नाम क्या है? अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो है वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। कब? 27 फरवरी 2017 को। अंत्योदय एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई पहली? तो जो कि अनरिजर्व कोच है इसमें एर्नाकुलम, केरल के एर्नाकुलम से वेस्ट बंगाल के हावड़ा तक चलाया गया। कब? 27 फरवरी 2017 को। अगरतला अखौरा रेल मार्ग ये खास करके इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में ये याद रख लेंगे कि यह मार्ग अगर पूरा हो जाता है तो कलकत्ता से अगरतला, अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसके बीच की रेल मार्ग की दूरी जो है 1650 किलोमीटर से घट के 560 किलोमीटर है। अब कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोणीय जो है दूरी लिया गया है। यहाँ पे क्या है कि इसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश के साथ, मतलब इसका अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में है। यूनेस्को के द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और ये प्रश्न भी अब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्टैटिक जीके के अनुसार से पूछा जाता है कि भारतीय यूनेस्को में जो है भारत का कौन कौन सा विरासत स्थल है। तो जैसे यूनेस्को के द्वारा भारत में 4 रेल मार्ग को जो विरासत सूची में रखा गया, एक तो दार्जिलिंग हिमालयन है। देखिए वेस्ट बंगाल में दोनों है, उसका नाम टॉय ट्रेन दिया गया। दार्जिलिंग हिमालय जैसे कि आप देखेंगे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसका भी नाम टॉय ट्रेन है। उसके बाद कालका शिमला रेलवे, इसका भी नाम टॉय ट्रेन है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसका नाम ब्लू माउंटेन है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। तो ये सभी जो 4 रेल मार्ग हैं ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। भारतीय रेलवे का जो रेल पहली बार 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को, भारतीय रेलवे का जो गीत है इसको सत्यप्रकाश ने लिखा है, लेकिन गाया कौन है? उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। भारतीय रेलवे से हमें प्यार है ये जो लिखा किसने है? सत्यप्रकाश, लेकिन इसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने, लेकिन श्रवण के संगीत निर्देशन में। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक ही साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। अब हम बढ़ते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन से रिलेटेड बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो एयरपोर्ट है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। और इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की पहली विमान डाक सेवा परिवहन किया गया। और ये प्रश्न भी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे पहली विमान डाक सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच। ठीक है, अब देखते हैं इधर 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई और 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगम में रखा गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। अब देखिए यहाँ से भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वो एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया वो करंट अफेयर्स से जोड़ करके देखिए। ये तो हमारा हो गया। अब इसमें देखिए 2 तरह का क्या है, एक तरफ आपका एयर इंडिया है, एक तरफ इंडियन एयरलाइंस है। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बारे में आप ये याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो निकटवर्ती देशों के अलावा देश होते हैं, यानी कि विदेश सेवा जो प्रदान करता है, ये कौन सी मतलब फ़्लाइट कंपनी करती है? तो याद रखिए जैसे कि एयर इंडिया जो है विदेश के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है। आपके मन में चल रहा होगा विदेश सेवा तो मतलब विदेश क्या, मतलब अपने देश के बाहर जो है सब तो विदेश ही है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि भारतीय विमान निगम यानी इंडियन एयरलाइंस जो है देश के आंतरिक भाग, यानी मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, आपको आना है चेन्नई, तो देश के भीतरी भाग में जो विमान सेवा प्रदान करता है और भीतरी भाग के साथ साथ भारत के समीपवर्ती देश यानी कि भारत के जो निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं, इनके साथ जो आपको विमान सेवा प्रदान करता है उसका नाम है भारतीय विमान निगम, इंडियन एयरलाइंस। जबकि एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है।
फिर तीसरा निगम जो है सन 1981 में स्थापित किया गया, जो कि वायुदूत इसका नाम दिया गया। अब 24 अगस्त 2007 को क्या हुआ, सबको विलय कर दिया गया। 24 अगस्त 2007 को क्या हुआ, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को विलय कर दिया और इसका नाम दे दिया गया नेशनल एविएशन हब। इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया, एक मिनट इसको थोड़ा इधर कर ले हम, छोड़िए। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अब देखिए 24 अगस्त 2007 को क्या हुआ, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों को विलय कर दिया और इसको NACIL मतलब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसको कार्यरत कर दिया गया और यह कंपनी का जो ब्रांड नाम दे दिया गया एयर इंडिया रह गया। अब देखेंगे कि वर्तमान में जो एयर इंडिया का स्वामित्व जो है ये टाटा के पास चला गया और ये टेलेस प्राइवेट लिमिटेड जो टाटा की होल्डिंग कंपनी है, इसने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ की बोली लगाकर अधिग्रहित कर लिया और ये 69 वर्ष के बाद फिर से एयर इंडिया का कमान टाटा समूह के हाथ में चला गया। अब देखिए पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड की स्थापना जो है अक्टूबर 1985 में किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना। तो पवन हंस लिमिटेड का संबंध है हेलीकॉप्टर सेवा वो मतलब उपलब्ध कराने से और इसका जो कार्यालय यानी मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। इसके पास जो है 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। पवन हंस हर वर्ष मई, जून और सितंबर अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये कहाँ है, रायबरेली फुर्सतगंज में है। बस इतना याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी देश के कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थापित की गई और यहीं पे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन जो है 1 अप्रैल 1995 को किया गया। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। अब देखेंगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में, लेकिन खेल संस्थान पूछा जाए तो पटियाला में, ये ध्यान रखेंगे आप। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी है। देखिए ये जितना भी हवाई अड्डा है ना, ये आपके जुबान पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोची, इसके बारे में ये प्रश्न भी पूछा गया है। आई थिंक रेलवे के या फिर बिहार मतलब बीपीएससी का इसी में किसी एक एग्जाम में ये पूछा गया है कि पूर्णतः जो है सौर शक्ति से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है, तो यही है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है।
और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अब देखिए जीवन रेखा उड़ान जो है ये लाया गया किसके द्वारा, नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा, और इसका संबंध जो है दवाइयों को मतलब जल्दी से पहुंचाने के लिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़िएगा तो आपको इतना पता चल जाएगा कि नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरक्षणात्मक इकाई संसाधन यानी कि पीपीई तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई है। अब देखेंगे ये लास्ट पेज होने वाला है जिसमें हम जल परिवहन के बारे में देखेंगे। जल परिवहन से ज़्यादा प्रश्न तो आते नहीं हैं, लेकिन कुछ बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वो आप देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है ये 1987 में स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब देश के जो जितने भी जलमार्ग हैं इसके दो भाग में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा, एक आंतरिक जलमार्ग और दूसरा समुद्री जलमार्ग। अब आंतरिक जलमार्ग में क्या है कि यह परिवहन नदी, नहर और झील के द्वारा होता है। देश में जहाज के जरिए होने वाले कुल माल ढुलाई का केवल 1% जो है आंतरिक जलमार्ग के द्वारा होता है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छा बनता है प्रश्न। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया, और ये 22 अक्टूबर 1986 को घोषित किया गया और इसकी लेंथ जो है 1620, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है 1620 किलोमीटर है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और ये जलमार्ग 1 घोषित किया गया और कब, 22 अक्टूबर 1986 को। ये इम्पोर्टेंट है। अब सामुद्रिक जलमार्ग क्या है, भारत का जो लगभग 7517 कैसे लिखा है कि चूँकि हमारा भारत का जब देखेंगे तो इस तरह ये दक्षिण में हो जाएगा, इधर का लंबाई, इधर का फिर अंडमान निकोबार, इन सभी को जब जोड़ देते हैं तो 7516.7 किलोमीटर आता है। तो वही लिखा गया है कि भारत की लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली हुई है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में बड़े और लगभग 200 छोटे पत्तन हैं। तो दरअसल इस डाटा को आप याद कर लेंगे, ये 12 नहीं हो जाएगा, अब जो है ये 13 हो गया है। और ये बीपीएससी जो 66वीं आया था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि देश में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 बड़े बंदरगाह है, 185 प्लस जो है ये छोटे बंदरगाह थे, तो 200 प्लस अब छोटे बंदरगाह हो गए। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और उसके मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार जो होता है समुद्री मार्ग से होता है। अब ये वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है नेशनल वाटरवे के बारे में। नेशनल वाटरवे 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, दूसरा जो है सादिया से धुबरी के बीच है, तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम, चौथा काकीनाडा मरक्कानम, पाँचवा तलचर से धमरा, छठा जो है लखीपुर से भांगा है। तो इससे आप हर्राफ याद कर लीजिए, मैंने याद कर रखा है इसको, बस लेंथ हमने याद नहीं किया है। इसकी जो लंबाई है पहले का केवल याद है कि इलाहाबाद से हल्दिया जो है 1620 किलोमीटर है, दूसरा जो है ये सादिया से धुबरी है 891 किलोमीटर, लेकिन दूसरी सबसे लंबी पूछ लिया जाए तो चौथा वाटरवे है जो कि काकीनाडा से मरक्कानम के बीच है 1095 किलोमीटर। आप इसको अवश्य याद कर लेंगे, ये आपका जिम्मेवारी है। हमने आपको करवा दिया कैसे, हमने इसको कुछ ट्रिकी वे से अपने माइंड में ऐसे कैलकुलेट करके याद कर लिया। वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा है ना तो दूसरा में धुबरी याद रखे, धुबरी से सादिया, दिया और धुबरी याद किए थे। तीसरा जो है कोल्लम से कोट्टापुरम है, चौथा है काकीनाडा मरक्कानम, हमने इसको ऐसे याद किया, 4 है ना तो इसमें अप्रोक्स 4 लेटर ही आपको दिखाई देंगे, काकीनाडा, इस तरह मैंने भी याद किया था। देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह जो है ये समवर्ती सूची में आता है, तो उसका नियंत्रण दोनों कर सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। देश का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए तो ये विशाखापत्तनम है। ये सिर्फ प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है बल्कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नावा शोवा बंदरगाह भी बनाया गया
और नावा शोवा बंदरगाह का नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे आप। और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। गुजरात स्थित जो कंडला है एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। अब ये देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ दम है नहीं, इसको आप देखेंगे अगर आपको थोड़ा सा इंडिया का मैप याद होगा तो ये आप इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना है बनने में। थोड़ा सा बस आपको याद कर लेना है थोड़ा सा मैप की रिगार्डिंग। जैसे देखिए ये दक्षिण भारत हमारा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर आइएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह है। तो आपको पता है कि इस साइड जो होता है वो बंगाल की खाड़ी है और इस साइड जो है अरब सागर है, दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर है, इस तरह है। तो अब याद रखेंगे जो पूर्वी साइड है तो उसमें दे देंगे बंगाल की खाड़ी, जो पश्चिमी साइड है वो क्या हो जाएगा, अरब सागर कहेंगे। अरब सागर कहिए या उसको खंबात की खाड़ी एक ही है। तो कोलकाता बंदरगाह कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के किनारे। कोच्चि बंदरगाह केरल में अरब सागर के किनारे, मतलब अरब सागर पर निर्मित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है तो बंगाल की खाड़ी में। पारदीप बंदरगाह उड़ीसा, यानी आपको बताए थे ना ये पूर्वी तट हो जाएगा। पूर्वी तट की जो बंदरगाह होंगे सभी बंगाल की खाड़ी पे, जबकि पश्चिमी तट के जो बंदरगाह होंगे अरब सागर में, और दक्षिण में यहाँ जो रहेगा वो हिंद महासागर में। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में। और याद रखेंगे कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है इसका नाम चेंज हो गया है। अब क्या बंदरगाह का नाम हो गया है, तूतीकोरिन बंदरगाह का जो नाम हो गया ये वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह हो गया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद मरमा गोवा बंदरगाह अरब सागर में। कांडला बंदरगाह गुजरात में अरब सागर। न्यू मंगलूर बंदरगाह कांडला अरब सागर। कांडला बंदरगाह का भी नाम चेंज हो गया, कांडला बंदरगाह अब हो गया दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद नाहवा शोवा बंदरगाह, नाहवा शोवा बंदरगाह जो है इसका नाम क्या हो गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया नाहवा शोवा का। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में जो कि बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। एन्नौर बंदरगाह का नया नाम हो गया कामराज बंदरगाह, आप इस प्रकार याद करेंगे। अब देखते हैं कि तूतीकोरिन कांडला ये तो हमने आपको बता ही दिया। कोलकाता एक प्रकार का नदीय प्रकार का बंदरगाह है, इसमें दो गोदी प्रणाली है, एक हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी प्रणाली और पूर्वी किनारे पर कलकत्ता गोदी प्रणाली। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कलकत्ता बंदरगाह के बारे में पूछा गया है कि ये किस प्रकार का बंदरगाह है, तो कलकत्ता जो नदी प्रकार का बंदरगाह है। चेन्नई जो है ये सबसे प्राचीन लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह है, ये आप याद रखेंगे कि चेन्नई पत्तन जो है हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1875 में, कब, 1875। और भारत में जो मौसम संबंधी जो सेवा प्रदान की जा रही है वो भी 1875 से ही दिया जा रहा है। और ये सागरीय खुला बंदरगाह है। चेन्नई जो है ये एक सागरीय खुला बंदरगाह है। तो यहाँ बंदरगाह से रिलेटेड आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह रहेगा तो मुंबई हो जाएगा। सबसे गहरा पूछ लिया जाए तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। सबसे प्राचीन पूछ लिया जाए तो चेन्नई, और सबसे कृत्रिम बंदरगाह भी जो है ये है, कौन सा है, तो ये चेन्नई बंदरगाह है। तो ये हमने बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न देखा। अब यहाँ पे बहुत कम प्रश्न बनते हैं, 2-4 प्रश्न। तो जो इम्पोर्टेंट है पहले हम आपको वो दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वाला यहाँ पे अलांग सोसिया बहुत प्रसिद्ध है, क्यों, देखिए विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। अलांग सोसिया कहाँ है, गुजरात में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बनता है दहेज बंदरगाह। दहेज बंदरगाह जो है इंडियन रेलवे में ही कई बार पूछा गया प्रश्न है कि देश का जो एकमात्र रसायन बंदरगाह है वो कौन सा है, तो दहेज बंदरगाह को देश का रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्थापना जो किया गया था ना ये रसायनों के निपटान हेतु किया गया था, इसीलिए। अब देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में क्या है
कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी और यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए, मोरमुगाओ या मर्मागोआ जो याद करना आप कर सकते हैं, ये गोवा में ही है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मार्मागोआ जो है गोवा में एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो ब्रेक वाटर और मोल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो बड़े पोत को आसानी से आने जाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आकर के आपका परिवहन का चैप्टर समाप्त हो गया। इस वीडियो को आप चाहें तो 2-3 बार सुनेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने आपको दिखाने का भी प्रयास किया। आगे का जो चैप्टर होगा वो भारत की जनगणना होगा। हम आपको काफ़ी अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं बताने का। जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पे विशेष बल दे रहे हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट है तो उसको हमने या तो हाईलाइट कर रखा है या उसको हम पेन से कलर कर रखा है या पेन से अंडरलाइन कर रखा है। आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ आप नॉर्मल रीडिंग देते रहना है ताकि याद हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा आपको, भारत की जनगणना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की जनगणना को कवर करने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में इसका क्या रोल है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।